अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। हैदराबाद को नुमाया तरक्की, बीआरएस हुकूमत का अहम कारनामा। हैदराबाद शहर अमन का गहवारा, काम करने वाली हुकूमत को ही आवाम का आशीर्वाद होगा हासिल। पार्टनर्स इन प्रोग्रेस प्रोग्राम से केटीआर का खिताब। साढ़े 9 साल में रियासत की हमार जो है तरक्की, बीआरएस का कारनामा। मदारिस के जिम्मेदारों को किसी किस्म का खौफ खाने की जरूरत नहीं। नोटिसों की फराहमी के पस पर्दा बीजेपी हुकूमत कार फरमा। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात में मुसलमानों के वोट हासिल करने के लिए कांग्रेस कर रही है ड्रामे। कांग्रेस दौरे इक़्तिदार में मुसलमानों के मसाइल नजरअंदाज। उलमा और आइमा इकराम के इजलास से रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। अवामी मसाइल को नजरअंदाज करने वाली कांग्रेस और बीजेपी को वोट मांगने का कोई हक हासिल नहीं। अवाम बीआरएस को बनाए कामयाब। मुख्तलिफ कायदीन को पार्टी में खैर मकदम करने के बाद रियासती वजीर श्रीनिवास यादव का खिताब। केसीआर तीसरी बार चीफ मिनिस्टर बनेंगे और जनूबी हिंदुस्तान में करेंगे तारीख रख्म। केसीआर अवाम के लिए और अपोजिशन पार्टियां इख्तिदार की लड़ रही हैं जंग। जिले निजामाबाद में इज्जत नफ्स जलसे से रुकन कौंसिल की कविता का खिताब। और अब खबरों की तफसील। वजीर आईटी व बल्दी नज़्म व नस्क़ के तारक रामाराव ने कहा कि अवाम उसी हुकूमत को अपना आशीर्वाद देंगे जो तरक्की और अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करती हैं। रियासती वजीर केटीआर ने हैदराबाद में पार्टनर्स इन प्रोग्रेस प्रोग्राम में शिरकत की। जेआरसी में मुनक्किदा इस प्रोग्राम से खिताब करते हुए केटीआर ने कहा कि बीआरएस हुकूमत ने हैदराबाद को नुमायां तौर पर तरक्की दी है। उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की में अच्छी पेशरफ्त हुई है। रियासती वजीर ने कहा कि हैदराबाद में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतरीन है। उन्होंने पुराने शहर हैदराबाद को बचाने की अपील की है। उन्होंने याद दिलाया कि अदाकार रजनीकांत ने तारीफ की कि हैदराबाद बहुत तरक्की याफ्ता है। उन्होंने कहा कि तरक्की के मामले में हैदराबाद का न्यूयॉर्क से मुकाबला है। रियासती वजीर ने कहा कि शहर में 36 फ्लाईओवर बनाए गए हैं और 39 तालाबों को पिछले 10 सालों में अपडेट किया गया है। उन्होंने कहा कि मिशन भगीरथा प्रोग्राम से हैदराबाद में पीने के पानी का मसला खत्म हो गया है। इसी तरह वजीर मौसूफ ने कहा कि तेलंगाना मुल्क की वाहिद रियासत है जो बिला तातुल बरक़ी फराहम कर रही हैं। उन्होंने याद दिलाया कि मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में बिजली और पीने के पानी का मसला शदीद था। మా శాయశక్తుల శక్తి మేరకు మా ప్రయత్నాన్ని బలంగా చేశాం. 9.5 ఏళ్ళైంది ఇప్పుడు కరెక్ట్గా. అందులో మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అంశాలు 2-3 ఉన్నాయి. ఈ 9.5 ఏళ్లలో కూడా మధ్యలో 2 సంవత్సరాలు కరోనా వల్లనే మనం నిజానికి పూర్తి స్థాయిలో 100% పనిచేసే పరిస్థితి లేదన్నాడు. ఎందుకంటే ఆ రోజుల్లో సరే మిగతా రాష్ట్రాల్లో మిగతా నగరాల్లో ఏం చేశారో నాకు తెలియదు, కానీ నాకు తెలిసిన ఒకే ఒక్క నగరం హైదరాబాద్ లాక్డౌన్ సమయాన్ని కూడా సద్వినియోగం చేసుకొని రోడ్లు వేసుకొని కొత్త రోడ్లు నిర్మించిన ఒకే ఒక్క నగరం హైదరాబాద్ భారతదేశం. అలా కష్టపడ్డాం. ఆ రోజు లేబర్ క్యాంపులకు కూడా పోయాము. క్యాంపులకు పోయి వాళ్ళని కన్విన్స్ చేసాం, మీకేం కాదు, మేము ఉన్నాము, మీకు ఎక్స్ట్రా పేమెంట్ కూడా ఇస్తాము, మీకు ఏమైనా ఆరోగ్య సమస్య వస్తే మేము దగ్గరుండి చూసుకుంటాము అని చెప్పి కోవిడ్ సమయంలో నేను కూడా స్వయంగా చాలా కన్స్ట్రక్షన్ లేబర్ ఉంటే వాళ్ళ క్యాంపులకు కూడా వెళ్ళి వాళ్ళని బతిమిలాడి కాంట్రాక్టర్ల దగ్గర పనిచేసే వర్కర్లకు కూడా చెప్పి, ఎందుకంటే నగరం ఇంత ఫ్రీగా మనకు దొరకదు, మళ్ళీ దొరకదు. ఎందుకంటే రోజుకు 6 గంటల కంటే ఎక్కువ పని చేయలేం మహానగరంలో. ట్రాఫిక్ ఎప్పుడు ఆపుతాం ఎక్కడ ఆపుతాం అంటే మనం రాత్రి దాదాపు 12 నుంచి ఉదయం 6 గంటల వరకే పని చేయగలుగుతాం తప్ప మిగతా టైంలో చేయలేం. అందుకే నేను అందరినీ ఒప్పించాను అప్పుడు దగ్గరికి వెళ్ళి, దయచేసి మీరు మాకు సహకరించండి, ఎందుకంటే ఈ టైం తప్ప మాకు మళ్ళీ 24 గంటలు పనిచేసే టైం మళ్ళీ దొరకదు అంటే పాపం వాళ్ళు కూడా దయతో ఒప్పుకున్నారు. వాళ్ళకు కూడా నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాను. అయితే 2 సంవత్సరాలు కరోనా వల్ల పోయింది. మాకు 9.5 సంవత్సరాల కాలం దొరికితే 2 సంవత్సరాలు కరోనా వల్ల పోయింది. ఇక మరో సంవత్సరం ఎలక్షన్లు కొట్లాడడంలోనే పోయింది ఆటోమేటిక్గా. మొదటి 6 నెలలు సర్దుకోవడం, ఆ తర్వాత 2 ఎలక్షన్లు. కాబట్టి నికరంగా మేము పనిచేసింది నెట్ తీసుకుంటే 6-6.5 సంవత్సరాలు మాత్రమే. మిగతా 2 ఏళ్ళు కోవిడ్, సంవత్సరంన్నర ఎలక్షన్లు, కొత్త రాష్ట్రము, సర్దుకోవడం, కొత్త సంసారం. కాబట్టి ఒక 6 నెలలు దానికి. వెరసి మేము పనిచేసింది నికరంగా 6-6.5 సంవత్సరాలు మాత్రమే. మరి 6-6.5 ఏళ్లలో మేము చేసిన పని మీ కళ్ళ ముందుంది.
అంతకంటే ముందు 65 ఏళ్ల పని కూడా మీ కళ్ళ ముందే ఉంది. భారతదేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత 65 ఏళ్ళు మేమైతే లేము. ఆనాడు ప్రభుత్వంలో మేము లేము. మాకంటే ముందున్న వాళ్ళు వేరే వాళ్ళు ఉన్నారు. ఇవాళ ఈ 6.5 ఏళ్లలో ఏం జరిగింది అంటే హైదరాబాద్లో మీరు గమనిస్తే, ఒకటి అన్నింటికన్నా ముఖ్యమైనది, అన్నింటికన్నా గణనీయమైన విజయం ఏంటి అంటే హైదరాబాద్లోని విద్యుత్ సరఫరాని బ్రహ్మాండంగా కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో ఇవాళ దేశమే గర్వపడే విధంగా మనం హైదరాబాద్లో వ్యవసాయ రంగంలో రాష్ట్రం అంతటా కూడా ఇవాళ సమృద్ధిగా విద్యుత్ ఉత్పత్తి చేసి గతంలో ఉన్న కష్టాలు ఏవి లేకుండా చేసుకోగలిగాం. ఆనాడు హైదరాబాద్లో ఏ అపార్ట్మెంట్కి పోయినా, ఏ ఇంటికి పోయినా ఇన్వర్టర్లు, జనరేటర్లు స్వాగతం పలికేది. ఇవాళ ఇన్వర్టర్ల కంపెనీలకి, జనరేటర్ల కంపెనీలకి తెలంగాణలో పెద్దగా బిజినెస్ లేదు. చాలా ఆల్మోస్ట్ తగ్గిపోయింది, ఆల్మోస్ట్ లేదనే చెప్పవచ్చు. ఆ స్థాయికి గణనీయంగా పవర్ సప్లై మాత్రం పెంచుకున్నాం. అదేవిధంగా మంచినీళ్ళు ఇవన్నీ నేను చెప్తే చిన్న చిన్న అంశాలు అనిపిస్తాయి. ఇప్పుడు ఆశ్చర్యం ఏంటంటే మనిషికి మతిమరుపు అనేది ఒక రకంగా వరం, ఒక రకంగా శాపం. వరం ఎట్లా అంటారా, చాలా సందర్భాల్లో ఏదైనా బాధాకరమైన సంఘటనలు మనకు ఎదురైనప్పుడు అందులోంచి బయటపడాలి అంటే మతిమరుపు అవసరం. మర్చిపోకపోతే ముందుకు పోలేము. కానీ మాకు శాపం ఎందుకంటే 10 ఏళ్ల తర్వాత ఇవన్నీ అనుభవంలోకి వచ్చిన తర్వాత वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि केसीआर की ज़ेर क़यादत तेलंगाना हुकूमत ने नई रियासत की तश्कील के बाद गुज़िश्ता 9.5 सालों में रियासत की हमाजहती तरक्की को यकीनी बनाया है और हर महाज पर तेलंगाना हुकूमत ने खुद को कामयाब कर दिखाया है। मुफ्त पीने के पानी की रियासत भर के अवाम को सरबराही हुकूमत का कारनामा है। इसके अलावा दुनिया के सबसे अजीम प्रोजेक्ट कालेश्वरम की तामीर भी तेलंगाना हुकूमत की तरक्की की मुंह बोलती तस्वीर है। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली आजमपुरा BRS दफ्तर पर एक पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उन्होंने इस मौके पर हुकूमत तेलंगाना की मुख्तलिफ फलाही स्कीमात और अक़लियतों की तालीमी तरक्की का जिक्र करते हुए तफसीलात से वाकिफ करवाया। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस की जानिब से छोटी मोटी बातें करते हुए इसे बहुत बड़ा मंसूबा बताया जा रहा है, लेकिन केसीआर हुकूमत ने मुसलमानों की तरक्की के लिए तालीमी इदारों का जाल बिछाया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंचार्ज हल्का असेंबली मलकपेट मोहम्मद आजम अली, BRS अक़लियती कायदीन सैयद मुनीरुद्दीन और इंचार्ज हल्का असेंबली चारमीनार सलाउद्दीन लोधी भी मौजूद थे। 50 साल तेलुगु देशम ने 18 साल उस पर गौर नहीं किया। हमारे CM साहब ने तेलंगाना बनने के बाद असेंबली में दूसरे साल ऐलान किया, आने वाले इलेक्शन से पहले मैं घर घर पानी नहीं पहुंचाऊंगा, फिर इलेक्शन कांटेस्ट ही नहीं करूंगा। CM साहब ने जुस्तजू करते हुए कालेश्वरम प्रोजेक्ट बनाया, आज जो वर्ल्ड का सबसे टॉप प्रोजेक्ट है। मिशन भगीरथा के जरिए हर विलेज में, छोटे छोटे विलेज में जिस जगह 25-50 लोग बसते हैं वहां तक भी पाइपलाइन के जरिए पानी पहुंचा। और एक खास बात है, आज हमारी स्टेट में पानी बगैर 1 पैसे के मिलता है। कमर्शियल को बिल आती है मगर डोमेस्टिक को बिल नहीं है। मुकम्मल फ्री पानी अगर किसी स्टेट में मिलता है तो हमारे स्टेट में मिलता है। इसलिए मेरे भाइयों, मीडिया के दोस्तों, व्हाट्सएप के हमारे भाइयों, लोग उल्टा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, कुछ नहीं किए। हमारे बुजुर्ग ने हमें नसीहत की थी बचपन में, अगर एक बार आप इससे धोखा खाते ना, थोड़ा अलर्ट हो जाना है, बार बार धोखा नहीं खाना चाहिए। अरे हम 50 साल हुकूमत दिए, क्या करें हमारे लिए? अभी तो बोलते तेलंगाना दिया, अरे तेलंगाना को लेके आंध्रा में किसने मिलाया? मिलाने वाले आप ही थे, आपकी हुकूमत थी, मेजॉरिटी थी। बिल तो आप सपोर्ट जरूर करना पड़ता था, क्योंकि तेलंगाना की आवाम तेलंगाना के लिए अपने गर्दन कटाना शुरू कर दी थी। वो चाहते थे जियो मरो तेलंगाना लेना है। हमारा हक था, हमारा तेलंगाना था। मैं इतने मीडिया के बारे से पूछता हूँ, आपका घर होगा, घर के अंदर आपकी चलेगी, आपकी माँ की चलेगी, आपके बाप की चलेगी, आपकी अहलिया की चलेगी। क्या बाजू का घर का आदमी आके आपके घर में था हुकुम चला सकता है क्या? कुछ जो आप बाजू का पड़ोसी बोल सकता है कि क्या पकेगा, क्या खाएंगे, क्या करेंगे आपके घर में? आपकी हमारा यही डिमांड था। इसके लिए केसीआर साहब ने 9-11 दिन तक मरद बैठा था।
11 दिन जब हो रहे थे तो डॉक्टरों ने कहा केसीआर साहब को शाम तक अगर भरत नहीं तोड़ा जाए, उनकी ब्रेन हेमरेज हो सकता है, उनके किडनी फेल हो सकते हैं, उन्हें पैरालिसिस हो सकता है। केसीआर के पास सब लोग भागे, मैं भी था उसमें। कविता मैडम थे, केटीआर थे, हरीश राव थे, जयशंकर साहब थे। जब केसीआर साहब से कहा कि साहब आप भरत तोड़ दीजिए फिर हम मूवमेंट चलाएंगे, केसीआर साहब बोले अब इससे ज्यादा नहीं हो सकता, हद हो गई है। 69 में 400 नौजवान शहीद हुए और ये तेलंगाना मूवमेंट में इतने लोग यहाँ पर भी सुसाइड किए। अब मैं नहीं जीना चाहता, मैं मर गया, मर जान दीजिए, मैं मुझे पैरालिसिस हो जान दीजिए, मेरा किडनी फेल हो जान दीजिए, मैं तेलंगाना के लिए अपनी जान की कुर्बान कर दूंगा। उसके बाद चिदम्बरम साहब ने जब आज पता चला कि अगर केसीआर साहब को कुछ लास्ट पोजीशन में आ चुके हैं, कुछ हो गया तो आंध्रा तेलंगाना आग के शोलों में आ जाएगा। जब उन्होंने ऐलान किया तेलंगाना प्रोसेस विल बी स्टार्ट, उसके बाद काफी सता कर तेलंगाना दिया गया। ठीक है, हमारा हक है। हिंदुस्तान जब आजाद हुआ तो सिर्फ 14 स्टेट थे, कई नई स्टेट बने एक के बाद। हमारी स्टेट नहीं है, हमें आंध्रा में मिला गया था, वो स्टेट वापस लिया। आंध्रा का वजूद कब आया बताइए? ये भी मद्रास के अंदर थे, हमसे उनका अलग हिस्सा किया गया। तो इसलिए कांग्रेस वाले पुकारते हैं कि आंध्रा हम दिए तेलंगाना। अरे तुम तो बर्बाद करके दिए। तेलंगाना 10 डिस्ट्रिक्ट में 1 डिस्ट्रिक्ट फॉरवर्ड था, 9 डिस्ट्रिक्ट बैकवर्ड थे। किसान खुदकशी करते थे, मुलाजिमतें नहीं थे, हर शोबेहात में हम बैकवर्ड हो चुके थे। आज इंडिया में नंबर 1 स्टेट है तो तेलंगाना स्टेट है। नंबर 1 चीफ मिनिस्टर तो केसीआर साहब है, जो 9 साल 4 महीने के अंदर ये स्टेट को नंबर 1 बनाए। फिर अब 2 टर्म पूरे किए, अब तीसरे टर्म का इलेक्शन आ रहा है। कांग्रेस वाले कर्नाटक में जीत के आके बात करते हैं, मगर कांग्रेस ने 50 साल तेलुगु वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने रियासत के तमाम दीनी मदारिस के जिम्मेदारों को इस बात की यकीन दहानी कराई कि तेलंगाना हुकूमत पूरी तरह उनके साथ है और मदारिस पर किसी भी किस्म की आंच नहीं आने दी जाएगी। वज़ीर दाखिला ने दो टोक अंदाज में वाज़ेह किया कि दीनी मदारिस के ताल्लुक से जो बेचैनी फैलाई गई है उसके पस पर्दा मरकजी हुकूमत कार फरमा है। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत की जानिब से बाज़ मदारिस से तफसीलात तलब की गई हैं और ख़ास तौर पर नलगुंडा में मदारिस को इस तरह की नोटिस मौसूल हुई हैं जिससे उन्हें किसी किस्म का खौफ खाने की जरूरत नहीं है। इमाम और मौजा ज़रात के अकाउंट में जा चुके हैं। खुदा की इबादत होती है, अल्लाह ताला की इबादत होती है। 5 बार ये सीना जो है, ये माथा जो है देखा जाता है। इमाम हमारी इमामत करते हैं और रोज दुआ करते हैं हमारे अवाम को पुरअमन रहने के लिए, हमारी स्टेट की तरक्की के लिए। अल्लाह ताला उनकी बात सुनता है। उन्हें थोड़ा सा हदिया देने में क्या बात है, जरूर देंगे हदिया महमूद भाई। आज 304 करोड़ रुपए इमाम और मौजा ज़रात के अकाउंट में जा चुके हैं। आने वाले टाइम पर इसमें बहुत बड़ा इजाफा हो जाएगा। डेफिनेट वापिस हो गए और हम बोल चुके हैं, हम आप नलगुंडा के जितने मदरसे हैं मैं बताता हूं, मैं आपका भाई हूं महमूद अली। इमीडिएट सारे नोटिस जो है, खाली उसमें क्या है नोटिस देना है, उसमें जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिसर्स और डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर्स, वुमेन, चिल्ड्रन, डिजेबल एंड सीनियर सिटीजन डिपार्टमेंट है, वो एक नोटिस ये दे दिए सेंट्रल जो चेयरमैन है इसके बोर्ड वेलफेयर के। उन्होंने कहा कि कितने बच्चे वहां पढ़ते हैं, कुछ नॉन मुस्लिम बच्चे भी पढ़ते हैं क्या। उसी के बाद किसी डिपार्टमेंट की तरफ से जारी किए गए, हम पूरे के पूरे कैंसिल करेंगे। हम वायदा करते हैं हमारी गर्दन भी कट जाएगी तो किसी भी दीनी मदरसे को इतनी तकलीफ नहीं होगी, हम वायदा करते हैं। तमाम दीनी मदरसों में जो लोगों में बेचैनी है, उन तमाम दीनी मदरसे जो मुदर्रिसीन है, गवर्नमेंट की एक सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी रहती है
वो तो आपको ये बीजेपी के तरफ से ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक नोटिस डिक्लेयर गई है। हम लोगों से बात किया है, सीएस मैडम से बात किया है, कलेक्टर से बात किया है। जो भी चूंकि इलेक्शन कोड है, हम लोग भी ज्यादा दबाव नहीं डाल सकते। हमारी हुकूमत तो 1 महीने के बाद बन जाएगी। किसी भी भाई को, किसी भी मदरसा चलाने वाले को किसी किस्म की डरने की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं ना, कुछ कोई लोग रहते हैं, कोई लोग चाहते हैं कि मुसलमान भी अच्छी सी जिंदगी गुजार ले, कोई लोग चाहते हैं कि हमेशा तनाव में रहे। तो हमारी स्टेट में किसी भी भाई, किसी मदरसे के एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को तनाव की जरूरत नहीं है। चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली की तरफ से ये नोटिस जारी हुई थी और हम तमाम से अपील भी करते हैं इसकी कोई आप परवाह मत कीजिए। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने माजी में कई सालों तक बरसर इख्तिदार रहने वाली कांग्रेस से इस्तफसार किया कि उन्होंने अपने दौर में आइम्मा मौज़नीन की खिदमत का एतराफ़ क्यों नहीं किया, जबकि केसीआर हुकूमत ने आइम्मा मौज़नीन का एहतराम करते हुए उनकी खिदमत का एतराफ़ किया और उन्हें 5,000 रुपये एजाजिया फराहम किया गया और आने वाले दिनों में इसे 10,000 तक पहुंचाया जाएगा। सीएम साहब इस मजहब से भी मोहब्बत करते हैं, मुसलमानों से भी मोहब्बत करते हैं। इसीलिए इमाम और मजहब हजरात को मैं कांग्रेस से पूछ रहा था, तो पिछले 50 साल में क्यों नहीं दिया एक पैसा भी? सीएम साहब ने 4 साल हुकूमत होते ही 3 साल के अंदर ही उन्होंने जारी किया। अभी इसमें 10,000, 5,000 इमाम मौजूद को थे, 5,000 इमाम साहब को, 5,000 मौजूद साहब को। हमारी गवर्नमेंट बनने के बाद 10,000 इमाम साहब को, 10,000 मौजूद साहब को मिलेंगे। सीएम साहब ने एक बात कही, जब मैं जाकर कहा था वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि मुल्क में अगर तालीम पर तवज्जो देने वाली कोई शख्सियत है तो वो केसीआर की हैं, जिन्होंने अक़लियतों में तालीम को फ़रोग़ देते हुए तरक्की के समराज से उन्हें मुस्तफ़ीद करने के इक़दामात किए। बैरूनी तालीम हो या मेडिसिन की तालीम या फिर अक़लियती तलबा को साइंसदा बनाने जैसे इक़दामात में वज़ीर आला केसीआर का अहम किरदार रहा। कांग्रेस और तेलुगु देशम के 68 साला दौर में अक़लियतों को पसमानदगी में ढकेल दिया गया और उनकी तालीम पर तवज्जो मरकूज नहीं की गई, जबकि केसीआर हुकूमत ने अक़लियती अक़ामती स्कूल्स के जरिए अक़लियती तलबा को तरक्की की नई राह दिखाई है। जो मामूली नवियत के थे, जिसमें ना टीचर्स थे ना स्टूडेंट्स थे। हमारे सीएम साहब तेलंगाना मूवमेंट में कहा करते थे, आज मुसलमान गरीब है, अगर मुसलमान पंचर बनाते हैं, मुसलमान होटलों में प्यालियां धोते हैं, पान के डब्बों पर काम करते हैं, किराने के दुकानों में पुड़िया बनाते हैं, इसलिए कि उन्हें तालीम नहीं दी गई। अगर 50 साल तालीम देते होते तो मुसलमान तो गरीब तो रहता है इंसान, पूरे के पूरे तो दौलतमंद नहीं होते, मत तालीमी याफ्ता होता। ये तालीमी याफ्ता जब होता तो शऊर जागता में। तालीम सबसे अहम चीज है, मगर हमारे सीएम साहब ने जिस तरह उनका जहन था उसी तरह उन्होंने काम किया। आज 204 रेजिडेंशियल स्कूल काम कर रहे हैं, उसे अपग्रेड किया गया इंटरमीडिएट। अभी सीएम साहब ने ऐलान किया कि रेजिडेंशियल स्कूल के बच्चे जहां तक तालीम हासिल करेंगे, चाहे वो इंजीनियर बने या डॉक्टर बने, चाहे वो फॉरेन जाकर पढ़ना चाहते हैं, चाहे वो साइंटिस्ट बने, उन्हें हर तरीके से हुकूमत सपोर्ट करती रहेगी। इस मरतबा 11 बच्चों को एमबीबीएस में दाखिला मिला है। 140, 45, 50 बच्चों को तो जो है
बीडीएस में दाखिला मिला है, तकरीबन 1500 बच्चे इंजीनियरिंग में दाखिला मिला है। ये वो बच्चे दौलतमंद घराने के बच्चे नहीं है, ये वो बच्चे हैं जिनके माँ बाप पंचर बनाते थे, जिनके माँ बाप खेत में काम करते थे, जिनके माँ बाप होटलों में प्यालियां धोते थे। सीएम साहब ने उनके बच्चों को डॉक्टर बनाने के लिए, आगे जहां तक तालीम हासिल कर सकते हैं वहां तक मदद करने के लिए सीएम साहब ने ठान ली है। मैं एक बात बताता चलूं, आज से 1 महीना पहले महबूब नगर का प्राइमरी स्कूल का बच्चा बेगमपेट पॉलिटेक्निक कॉलेज में दाखिला लिया। जब दाखिला लेने के बाद पता चला कि यहाँ पर 35 लाख रुपए फीस है, वो बड़ा परेशान हुआ। वहीं पर एक मोहसिन साहब हमारे लीडर रहते हैं, वो बच्चे को लेकर मेरे पास आए। मैंने कहा फिक्र मत कीजिए, हम सीएम साहब से गुजारिश करेंगे। जब मैंने खुद जाकर सीएम साहब से जिक्र किया, सीएम साहब ने कहा महमूद भाई, एक बच्चे की फीस 35 लाख है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। 100 बच्चे ने 1000 बच्चों को मैं पढ़ाऊंगा, काबिल बनाऊंगा, क्योंकि जो मेरा मकसद है वो यही मकसद है, इन्हीं लोगों को जो गरीब लोग हैं, गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, मगर उसके बाद उन्हें 2 वक्त की रोटी बराबर नहीं मिलती। उन्हें मैं अच्छी से अच्छी तालीम दिलाने के लिए हुकूमत से जितना भी पैसा हो सके मैं खर्चने के लिए तैयार हूं। आप देखिए और बच्चे भी पढ़ना चाहते हैं। इससे पहले भी सीएम साहब ने सलमा नाम की लड़की की, जो जाहिद अली भाई जो सियासत के एडिटर है चीफ, वो उसकी मदद किया करते थे। मगर जब इसका दाखिले का मसला आया, दुबई में जाके एडमिशन लेने का मसला आया, तो हमारे सीएम साहब ने 35 लाख रुपए उस बच्ची को भी दिया। सारे हिंदुस्तान वजीर सेहत टी हरीश राव ने कांग्रेस पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि तेलंगाना असेंबली इंतखाबात में मुसलमानों के वोट हासिल करने के लिए कई ड्रामे कर रही हैं। उन्होंने होटल अनमोल कॉन्टिनेंटल में रियासत के उलमाए कराम, मसाजिद के आइम्मा हजरात के एक इजलास से खिताब कर रहे थे। हरीश राव ने बताया कि गुज़िश्ता 70 सालों से कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को इस्तेमाल करते आई है। अब मुसलमान बीआरएस पार्टी के साथ रहने पर कांग्रेस बौखलाहट का शिकार हो गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस दौरे हुकूमत में मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में अक़लियतों के लिए 10 साल में जुमला 3000 करोड़ से कम खर्च किया गया है, जबकि केसीआर हुकूमत ने 9.5 साल में 12,000 करोड़ रुपए से ज़ायद खर्च किया गया है। उन्होंने कहा कि अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों को तालीम के मैदान में तरक्की के लिए तेलंगाना हुकूमत रियासत भर में 204 अक़लियती अक़ामती स्कूल और जूनियर कॉलेज का क़याम अमल में लाया और उन स्कूल और कॉलेजेस में 1 लाख से ज़ायद तलबा और तालिबात इल्म के जेवर से आरास्ता हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले दिन में उन स्कूल और कॉलेजेस को डिग्री कॉलेज का भी आगाज किया जाएगा, जबकि कांग्रेस के दौरे इख्तिदार में 2 या 3 स्कूल चलाए जाते थे और इन स्कूल में उर्दू जबान का खास ख्याल रखा गया है। इसके साथ साथ तलबा और तालिबात को नमाज का भी एहतमाम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों की सरकारी मुलाजिमत में भी बहुत कम तादाद है। बहुत ही अफसोस की बात है और इसकी भी जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत अक़लियती नौजवानों को बैरूनी ममालिक में तालीम हासिल करने के लिए अब तक 3000 तलबा को 20 लाख रुपए की माली मदद की गई है, जिससे उन्हें एक नहीं पूरे खानदान की तरक्की हो सकती है। रियासती वजीर ने कहा कि बीआरएस पार्टी दोबारा इख्तिदार पर आने के बाद रियासत के आइम्मा और मौज़दीन को डबल बेडरूम मकानात भी दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सिद्दीपेट में पहली मरतबा 1989 में के चंद्रशेखर राव मुसलमानों के लिए दावत इफ्तार का एहतमाम किया था। उन्होंने कहा कि सिद्दीपेट हल्के से हर साल मेरी तनख्वाह में से 10 मुसलमान को उम्रा के लिए रवाना करता हूं। उन्होंने रियासत के तमाम मुसलमानों से अपील की है कि वो अपना कीमती वोट बीआरएस के हक में इस्तेमाल करते हुए तमाम उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। इस मौके पर साबिक रुकन कौंसिल बीआरएस मोहम्मद सलीम, चेयरमैन रियासती अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन मोहम्मद इम्तियाज इसाक ने भी खिताब किया। इजलास का आगाज क़िरात कलाम पाक से हुआ और मोहम्मद मोहसिन पाशा खादरी ने निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए।
पुकार तो लोग बोलते रिजर्वेशन का मामला। अब दिल्ली में हम तो 12% के लिए असेंबली में रेजोल्यूशन पास करके सीधा सीधा दिल्ली भिजाए, एक बार नहीं 2 बार भिजाए, और बैठा मोदी बैठा है, वो तो करने के लिए तैयार नहीं है। ये एक मामला, एक हाल ऐसा है, असद साहब से हम सब बात करें, बहुत बात करें, इसको सीरियस तरीके से कुछ करने लिए के गए तो ये है 4% को भी थोड़ा नुकसान होने का अंदाजा था। कोई कोर्ट में गए, कोई फसल गए, तो इसमें ये भी फिर खराब होता कि क्या नहीं कर लेना। जब भी अपना दिल्ली में अपना रोल आएगा, एक दिन जरूर आएगा, अपना गवर्नमेंट दिल्ली में भी बनेगा, अपने ऊपर మన మీద ఆధారపడే ప్రభుత్వం ఢిల్లీలో వచ్చినాడు, తప్పకుండా దాన్ని కూడా తీసుకొచ్చి మీకు ఇస్తాం. మనం నష్టపోవద్దనేటువంటి ఒక ఆలోచనే తప్ప చేయొద్దని కాదు. ఇలా మనము ఎస్టీల విషయంలో కూడా కొన్ని చేసి పంపినాం, అందులో కూడా వాళ్ళు యాప్ పెట్టుకున్నారు, అదే విధంగా పెట్టుకున్నారు, అట్లా కొన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నాయి. लेकिन जरूर एक दिन आएगा, अपने ऊपर डिपेंडेंट गवर्नमेंट दिल्ली में आएगा, वो दिन वो भी निकाल के देंगे, जरूर लेके आएंगे. हम पीछे जाने वाले नहीं हैं. हम असेंबली में पास करें, कैबिनेट में पास करें, हम खुद ये डिसाइड करके दिल्ली भी जाए, लेकिन वहाँ तैयारी नहीं है. लेकिन एक दिन आएगा. भाई आप सब लोग सोचिए, इस देश में सबसे ज्यादा बजट अगर से कोई दिया वो केसीआर साहब ने दिए. इस देश में जो सेक्युलर लीडर है वो केसीआर साहब है. भाई और एक बात बोलना चाहता हूँ, बाबरी मस्जिद कौन गिराए भाई, इसका जिम्मेदारी कौन है? आप बोलते इतने बोलते तुम लोग, ये गरीबी का कौन जिम्मेदार है? ऐसा है, ये चूहे का कहानी बोलते ना, 100 चूहे खा के वो हजकू बिल्ली हजकू जाके आया, ऐसा कुछ बोलते लोग. मैं कभी सुना कोई किसी का तकरीर में सुना मैं, ऐसे का हालत है कांग्रेस पार्टी का. सो आप लोग सोचिए, एक अच्छा हुकूमत चल रहा है, एक अच्छा गवर्नमेंट चल रहा है, हम किसी हाल में बीजेपी से मिलने वाला नहीं है. ये जो बात कांग्रेस पार्टी ने वो अखबारों में या सोशल मीडिया में जो बात रख रहे हैं, वो पूरा आपके वोटों को लूटने के लिए गलत बात कांग्रेस पार्टी ने पहल रहा है. ये आप लोग समझ लीजिए. जो छोटे छोटे जब भी, ये नहीं कि आज आप मिले, ऐसा नहीं, इलेक्शन के बाद में भी सलीम भाई जानते हैं, इम्तियाज़ भाई जानते हैं, मेरा दरवाज़ा तो 24 घंटा खुला रहता है. मेरे पास कोई अपॉइंटमेंट सिस्टम भी नहीं है. हमारे थोड़े मेदक के भी है, उन लोग मुझे जानते हैं, बहुत करीब से भी जानते हैं. जब भी आपका कुछ तकलीफ है, जो भी आपका काम है, कभी भी आप आ सकते हैं, कभी भी. ऐसा नहीं कि इलेक्शन हम की मामला नहीं है. हम तो मिलके रहना है आपसे, हम मिलके चलना है आपसे, हम सब मिलके आगे कदम डालना है. इसके लिए आगे भी जो भी कुछ भी आधी रात को भी जैसा भी तकलीफ है, आप मेरे पास आ सकते हैं. जिम्मेदारी पूरा मैं लेता हूं. हम मिलके आगे अच्छी इस राज्य को आगे लेके चलेंगे और हिंदुओं का, मुसलमानों का, सबका भलाई के लिए मिलके काम करेंगे. सो और भी बहुत बात है, फिर भी मैं आप सबसे, आज पीसफुल है, बल्कि अदर स्टेट से अपने पास शिफ्ट हो रहे लोग, बहुत लोग आ रहे. आज ट्रैफिक जो बढ़ गई, हैदराबाद आया तो आदमी कोई बाहर नहीं जा रहा, इधर ही रहता था. अरे भाई सिनेमा एक्टर रजनीकांत आके बोला उन्हें एक बार, अरे हैदराबाद में है क्या, मैं अमेरिका में न्यूयॉर्क में है जैसा दिख रहा, हैदराबाद पूरा बदल गए बोल के बोल रहा. और सन्नी डियोल बोल के MP, वो सिनेमा एक्टर है, वो भी बोल रहा हैदराबाद पूरा बदल गए. अच्छा हुआ, और भी अच्छा होना, एक सेक्युलर लीडर के हाथ में रहना. సో ఇవన్నీ కూడా మీ అందరికీ తెలుసు. దయచేసి మీ అందరితో నేను కోరేది ఒక్కటే, మీరు దయచేసి నాకు కొంచెం ఉర్దూ కొద్దిగానే వచ్చు, నేర్చుకుంటున్నాను. మీరందరూ కూడా దయచేసి కొద్దిగా మీ యొక్క సహకారం, మీరు గ్రామాల్లో, మీ జిల్లాల్లో మన దగ్గరికి వచ్చేటువంటి భక్తులు, रियासती वजीर वो हल्का असेंबली सनतनगर के BRS उम्मीदवार T श्रीनिवास यादव ने आवाम से वोट मांगने के लिए आने वाली कांग्रेस और बीजेपी पार्टियों से सवाल किया कि वो ये बताएं कि उन्होंने क्या किया. हल्का असेंबली सनतनगर के बापू नगर अमीरपेट डिवीजन से ताल्लुक रखने वाले मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से वाबस्ता तकरीबन 50 अफराद ने वेस्ट मारेडपल्ली में वाक़ रियासती वजीर श्रीनिवास यादव की रिहाइशगाह पहुंचकर रियासती वजीर की मौजूदगी में BRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली, जिन्हें रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने गुलाबी खंडवा पहनाकर पार्टी में खैर मकदम किया. इस मौके पर बात करते हुए श्रीनिवास यादव ने वाज़ेह किया कि आज़ादी के 75 साल से जायद अरसे के बाद रियासत तेलंगाना की तश्कील के 9.5 साल में हकीकी तरक्की और फलाही प्रोग्रामों पर अमल आवारी की गई है.
उन्होंने कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव और वजीर बल्दी के तारक रामाराव के ताउन से सनतनगर हल्के में अवाम को दरपेश बहुत से मसाइल को हल किया गया है। उन्होंने कहा कि माजी में मुंतखब होने वाले उम्मीदवारों ने कई अहम ओहदों पर फाइज रहे, लेकिन इसके बावजूद इस हल्के की तरक्की और अवाम के मसाइल को नजरअंदाज कर दिया गया था। लेकिन बीआरएस के इख्तिदार में आने के बाद इस हल्के को बेमिसाल तरक्की दी गई है। उन्होंने याद दिलाया कि बापू नगर में भी अवाम को बहुत से मसाइल का सामना था और उनके आने के बाद उन्होंने कई तरक्याती कामों का आगाज किया और अवाम के मसाइल को हल किया। उन्होंने कहा कि न सिर्फ बापू नगर बल्कि हल्के में खवा वो कच्ची बस्तियां हो या कॉलोनियां, अवाम की जरूरियात के मुताबिक तरक्याती काम हुए हैं और अवाम की मुश्किलात को काफी हद तक दूर किया गया है। उन्होंने कहा कि अवाम अच्छी तरह जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने अपने दौरे इख्तिदार में कुछ करने से कासिर थी और अब कुछ करेगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि अवाम तरक्याती और फलाही प्रोग्रामों से मुतासिर होकर ही बीआरएस पार्टी की हिमायत कर रहे हैं। उन्होंने अवाम से अपील की है कि वो कार के निशान को अपना कीमती वोट देकर बीआरएस उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। बीआरएस रुकन कानून साज कौंसिल की एक कविता ने कहा है कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव एक अजीम कायद हैं जो अपना वादा पूरा करते हैं। उन्होंने कहा कि हम गोसंगी के जातों और दलितों के लिए तमाम स्कीमों को नाफिज कर रहे हैं। रुकन कौंसिल की एक कविता ने निजामाबाद जिले में मुनक़िदा गोसंगी तबके के इज्जत नफ्स इजलास में शिरकत की और खिताब किया। रुकन कौंसिल की एक कविता ने कहा कि मुल्क में कहीं भी बीड़ी कारकुनों के लिए कोई पेंशन स्कीम नहीं है, हम इसे सिर्फ तेलंगाना में अमल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वजीर आला केसीआर रियासत भर के 4.5 लाख बीड़ी वर्कर्स के घर का चिराग बन गए हैं। कविता ने मरकजी हुकूमत को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मोदी की हुकूमत में अशियाए ज़रूरिया की कीमतें आसमान को छू रही हैं। आवाम की मर्जी के मुताबिक हुकूमतों को काम करना चाहिए। बीआरएस हुकूमत वो हुकूमत है जो इंसानी हमदर्दी के तनाजुर में काम करती हैं। उन्होंने कहा कि मुत्तहदा रियासत में सिर्फ 3 डायलिसिस सेंटर्स थे, लेकिन तश्कील तेलंगाना के बाद तेलंगाना में बरसर इख्तिदार हुकूमत ने 104 डायलिसिस सेंटर्स कायम किए गए। रुकन कौंसिल कविता ने कहा कि वजीर आला केसीआर की तरफ से लड़कियों के लिए नाफिज की गई बहुत सी स्कीमों को रियासत में मौसर अमलावरी की जा रही है। उन्होंने कहा कि हमारी रियासत के पसमानदा तबकात के साथ इंसाफ इसी सूरत में मुमकिन होगा जब कोई ऐसा वजीर आला हो जिसमें इंसानी हमदर्दी का पहलू हो। उन्होंने कहा कि जहां केसीआर रियासत के अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं, वहीं अपोजिशन पार्टियां इख्तिदार की जंग लड़ रही हैं। कविता ने कहा कि रेवंत रेड्डी इख्तिदार में आने से पहले ही तकब्बुर कर रहे हैं। रुकन कौंसिल कविता ने कहा कि केसीआर तीसरी मर्तबा वजीर आला बनेंगे और जुनूबी हिंदुस्तान में तारीख रकम करेंगे। నిన్నటికి నిన్న ఈ రేటెంత రెడ్డి అని ఉంటాడు రేవంత్ రెడ్డి, ఈయన అన్ని సీట్లు అమ్ముకొని ఆయన పేరు రేటెంత రెడ్డి అని మార్చుకున్నాడు ఈ మధ్యలో. మరి ఆ రేటెంత రెడ్డి నిన్న వచ్చిండు కామారెడ్డికి, ఈయన కాలు దూతున్నాడు కేసీఆర్ మీద పోటీ చేస్తాడట. నేనేమంటా అంటే కేసీఆర్ అంటే ముఖ్యమంత్రి, ఆయన 2 దగ్గరలో పోటీ చేస్తున్నాడు. ఈయనేమంటాడు కేసీఆర్ 2 దగ్గరలో వేస్తే నేను 2 దగ్గరలో పోటీ చేస్తా అంటాడు. అట్లే మన ఈటల రాజేందర్ అన్న ఆయన కూడా నేను కూడా 2 దగ్గరలో పోటీ చేస్తా అంటాడు. నాకైతే ఏమనిపిస్తుంది అంటే పులిని చూసి నక్క వాతలు పెట్టుకుంటే ఏమవుతుంది, వాతలు మిగులుతాయి తప్పితే రిజల్ట్ ఏమి ఉండవు. రేవంత్ రెడ్డి పని అంతే అవుతుంది, ఈటల రాజేంద్ర అన్న పని కూడా రేపటినాడు అంతే అవుతుంది. మరి వీళ్ళుగా నిన్న కామారెడ్డికి వచ్చిండు, కామారెడ్డికి వచ్చి ఖాళీ కుర్చీలకు బాగా ఉపన్యాసాలు చెప్పుకొని పోయిండు, అది వేరే విషయం. కానీ కర్ణాటక నుండి ముఖ్యమంత్రిని తీసుకొని వచ్చిండు సిద్ధరామయ్య గారు అని. ఇక కర్ణాటకలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చి 3 నెలలు అవుతుంది. అక్కడ ఒక్క చక్కదనం లేదు వాళ్ళకు. అక్కడున్న ప్రజలు దుమ్మెత్తు పోస్తున్నారు. కరెంటు లేదు 24 గంటలు, నీళ్లు లేవు, సాగునీరు లేదు. వాళ్ళకి అన్ని అబద్ధపు మాటలు చెప్పారు. ఆడబిడ్డలకు ఇంత ఇస్తాం, రైతులకు అంత ఇస్తాం. అక్కడ ఒక్క పని కూడా అయితలేదు. అక్కడనే చక్కదనం లేదు. ఆ ముఖ్యమంత్రి మన దగ్గరకు వచ్చి మన కామారెడ్డికి వచ్చి ఏమంటాడు, మేము బీసీలకు ఇది చేస్తాం అది చేస్తామని నిన్న మాట్లాడిపోయాడు. ఇక్కడ ఉన్న పెద్ద మనుషులు ఒకసారి ఆలోచన చేసుకోవాలి. మన నిజామాబాద్లో, ఉమ్మడి నిజామాబాద్లో 9 ఎమ్మెల్యే సీట్లుంటే 1 ఎస్సీకి రిజర్వ్డ్ ఉంది మన జుక్కల్. అది కాకుండా 8 జనరల్ సీట్స్ ఉన్నాయి. ఆ 8 జనరల్ సీట్లలో పోయిన ఎన్నికలలో 4 సీట్లు బీసీలకు ఇచ్చిండు కాంగ్రెస్ పార్టీ. అప్పుడు ఈ గాడ్సే లేకుండేది భవన్లో, కాబట్టి అప్పుడు 4 బీసీలకు ఇచ్చిరు. ఇప్పుడు పరిస్థితి ఏంటంటే 8కి 8 అందరు బీసీ బిడ్డలు తీసి ఆ సీట్లు కోట్ల రూపాయలకు అమ్ముకొని
మొత్తానికి మొత్తం అగ్రవర్ణాలకు కట్టబెట్టింది కాంగ్రెస్ పార్టీ. ఇక ఇటువంటి వాళ్ళకు మన పట్ల ఆలోచన ఉంటుందా? మనం ఎస్సీలం కావచ్చు, బీసీలం కావచ్చు, మైనారిటీలం కావచ్చు, మన పట్ల ఆలోచన ఉంటుందా? ఒకసారి ఆలోచన చేసుకోవాలి. ఇక్కడ ఈ జిల్లాలో ఒక్క బీసీకి సీట్ ఇవ్వకుండా ఇక్కడికి వచ్చి బీసీ డిక్లరేషన్ చేస్తున్నారంటే ఇక మనల్ని ఏమనుకుంటున్నారు, ప్రజల్ని ఎంత అల్కగా తీసుకుంటున్నారు ఒకసారి ఆలోచన చేయాలి. ఎందుకు ఈ మాట చెప్తా ఉన్నా అంటే మనం రైతు బంధు ఇస్తున్నాం, మనకు కూడా అందరికీ అద్దె బీగడో 2 ఎకరాలో గోసంగి వాళ్ళకు కూడా చాలా మందికి భూములు ఉన్నాయి. మీరు రైతు బంధు అనుభవిస్తున్నటువంటి వాళ్ళు. రైతు బంధు ఇస్తున్నామంటే ఈ రేవంత్ రెడ్డి ఏమంటాడు, బిచ్చమేస్తురు రైతులకు అంటాడు. పెన్షన్ ఇస్తున్నామంటే బిచ్చమేస్తురు పెద్దోళ్ళకు అంటాడు. ఇక ఈయన అహంకారం మాటలకు అడ్డు అదుపు లేకుండా పోయింది. అధికారంలోకి రాకముందే వీళ్ళకి ఇంత అహంకారం ఉంటే రేపు పొరపాటున్నో గ్రహపాటున్నో అధికారం వస్తే వీళ్ళ కళ్ళెక్కడ ఉంటాయి, వీళ్ళ పనులు ఎట్లుంటాయి ఒకసారి ఆలోచన చేయాలి. వీళ్ళకి 54 ఏండ్ల అవకాశం ఇస్తే ఎంతమందికి ఇండ్లు ఇవ్వగలిగిండ్రు, ఎంతమందికి రైతు బంధు ఇచ్చిర్రు? ఎప్పుడన్నా ఒక్క ఆడబిడ్డకి ఒక పట్టుమని ₹1 ఇచ్చిండ్రా? ఎప్పుడన్నా ఒక బీడీ కార్మికులకు ₹1 ఇచ్చిండ్రా? ఒకసారి ఆలోచన చేయాలి. అదే బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఉంటే గత 6 నెలల నుంచి మా తమ్ముడు చెప్పిండు, యువమిత్రులు చాలామంది ఉన్నారని మీరు చూస్తున్నారు. ఎవ్రీ మంత్ జాబ్ మేళా పెట్టుకున్నాం మనం. ఎవ్రీ మంత్ జాబ్ మేళా పెడితే హైదరాబాద్ నుండి 400 to 500 పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ని తీసుకొచ్చినాం. चेयरमैन तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटीज फाइनेंस कॉर्पोरेशन इम्तियाज इसाक ने कांग्रेस के माइनॉरिटी डिक्लेरेशन को अक़लियतों के साथ एक भोंडा मजाक करार देते हुए कहा कि इससे ये हकीकत वाज़ेह हो जाती है कि कांग्रेस तजब्जुब का शिकार है। जात पात की बुनियाद पर मरदमशुमारी और इसकी असास पर तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने के तयक़ुन से रियासत में तबक़ेवारी नफरत और कशीदगी पैदा हो सकती है और कांग्रेस का कल्चर ही नफरत, कशीदगी और फसादात है। आज मीडिया प्लस ऑडिटोरियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इम्तियाज इसाक ने कहा कि हालिया अरसे के दौरान बाज़ शख्सियत जो कल तक केसीआर साहिब के साथ रोकर समाज में अपना मुकाम बना रहे, आज केसीआर और बीआरएस के खिलाफ बात कर रहे हैं। उनका इल्जाम है कि बीआरएस के दौर में फीस रीइंबर्समेंट स्कीम बंद होने की वजह से कई माइनॉरिटी प्रोफेशनल कॉलेजेस बंद हो गए। इम्तियाज इसाक ने बताया कि जो कॉलेजेस बंद हुए वो हुकूमत की कसौटी पर नहीं उतर रहे थे। इंफ्रास्ट्रक्चर, एकेडमिक फैकल्टी, बिल्डिंग के बगैर बहुत से कॉलेजेस फर्जी थे। वो फर्जी तलबा के नाम पर फीस हासिल कर रहे थे और मुस्तहक तलबा सहूलतों से महरूम थे। शिकायत मिलने पर तहकीकात की गई और एक बड़े स्कैम का पता चलने पर यह स्कीम रोकी गई। जो मियारी कॉलेजेस थे वो बंद नहीं हुए। इसके अलावा सिर्फ माइनॉरिटी कॉलेजेस ही बंद नहीं हुए बल्कि हर कम्युनिटी के कॉलेजेस जहां बदउनवानी हो रही थी बंद हुए हैं। इम्तियाज इसाक ने कहा कि कांग्रेस ने अपने डिक्लेरेशन में टीम रेस का जिक्र नहीं किया। इसका मतलब यही है कि कांग्रेस अगर इख्तिदार हासिल कर ले तो टीम रेस स्कूल्स बंद हो जाएंगे। डिक्लेरेशन में ओवरसीज स्कॉलरशिप का भी जिक्र नहीं किया गया है। कांग्रेस ने अक़लियती बजट पर भी तनकीद की, जबकि इस कदीम तरीन जमात को इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि कर्नाटक में अक़लियतों की आबादी 1 करोड़ है और वहां अक़लियती बजट 2000 करोड़ है, जबकि तेलंगाना में 50 लाख की आबादी के लिए 2200 करोड़ का बजट मंजूर किया गया। इम्तियाज इसाक ने कांग्रेस से सवाल किया कि उनके दौरे हुकूमत में जिन औकाफी जायदादों पर कब्जे किए गए थे क्या ये जायदादें वापस की जाएंगी। चेयरमैन माइनॉरिटी फाइनेंस कमीशन ने कांग्रेस से मुतालिबा किया है कि वो अपनी 6 गारंटियों को एक तरफ रखें, सिर्फ 2 बातों की गारंटी दें, होने वाले सीएम का नाम और इस बात की जमानत के जो भी सीएम होगा वो 5 साल मियाद की तकमील करेगा और इसका दौरे हुकूमत फिरका वाराना फसादा से पाक रहेगा। इम्तियाज इसाक ने कहा कि तेलंगाना के अवाम बाशऊर हैं, अब वो झूठे वादों, खोखले दावों से मुतासिर नहीं होंगे और बीआरएस को हैट्रिक करेंगी। आज तेलंगाना में जो इलेक्शंस चल रहे हैं इसके बिना पे आज जो प्रेस मीट रखी गई थी। 2 दिन पहले कांग्रेस ने एक माइनॉरिटी डिक्लेरेशन एक ऐलान किया था। उस डिक्लेरेशन में बहुत ही जो है ख़ासकर माइनॉरिटी के साथ एक मजाक था वो डिक्लेरेशन, जिसमें सब में पहले ये था कि कैस्ट के बिना पे जो है सेंसस किया जाएगा। सेंसस होने के बाद जो पॉपुलेशन के तहत जो है फेयर रिजर्वेशन देंगे बोल के कांग्रेस एक मजाक कर रही है। ऑलरेडी जो है 2004 में जब 5% रिजर्वेशन देंगे तो 1% निकाल के 4% दिया गया था। उसको भी जो है आज भी सुप्रीम कोर्ट स्टे ऑर्डर पे है वो। तो लिहाजा जो है अगर आप फेयर रिजर्वेशन की जब बात कर रहे हैं तो क्या बैकवर्ड क्लास में से कम करेंगे या उसको बढ़ाएंगे? ये क्या हो गया? वो तो बैकवर्ड क्लास और बीसी के साथ हमारे साथ एक झगड़ा हो गया। एक झगड़ा पैदा करने की कांग्रेस कोशिश कर रही है। इलेक्शन के सामने जो कांग्रेस कोशिश कर रही है
बीजेपी की आइडियोलॉजी है, कांग्रेस हम पे वार कर रही है। कांग्रेस आज कांग्रेस नहीं रही, जो पुरानी इंदिरा कांग्रेस थी वो इंदिरा कांग्रेस नहीं है। आज की रेवंत रेड्डी कांग्रेस RSS है, ये अच्छा याद रख लें, क्योंकि जो डिक्लेरेशन है उसमें कोई भी ऐसी सफाई नहीं है जिससे माइनॉरिटीज को फायदा हो सके। खासकर आप फेयर रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, फेयर रिजर्वेशन कैसा दोगे, क्या परसेंटेज दोगे, उसको रिजर्वेशन को किस तरह से दोगे, और आप बीसीस में से कम करोगे या बीसीस में से बीसीस को बढ़ाते बोल रहे हैं। अगर हमको बीसीस में ले आके अगर शामिल कर देंगे तो हमको माइनॉरिटी डिपार्टमेंट खत्म हो जाएगा, माइनॉरिटी जो स्टेटस है वो खत्म हो जाएगा। तो ये कांग्रेस हमारे साथ जो मजाक कर रही है, ये डिक्लेरेशन नहीं है, ये बिल्कुल फेक रिलेशन। हल्के असेंबली सेरी लिंगमपल्ली में बीआरएस उम्मीदवार की जानिब से इंतखाबी मुहिम में शिद्दत पैदा कर दी गई है और इस हल्के में बीआरएस की मकबूलियत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। चुनाचे सेरी लिंगमपल्ली के मौजूदा रुकन असेंबली वो बीआरएस उम्मीदवार अरिके पोडी गांधी ने चंदानगर डिवीजन कॉर्पोरेटर मंजुला रघुनाथ रेड्डी और पार्टी कारकुनों के साथ शिवाजी नगर कॉलोनी, तारानगर, सिटीजन कॉलोनी, वेंकटेश्वर नगर, इंदिरा नगर और दीगर कॉलोनियों में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर बीआरएस उम्मीदवार एरिके पोडी गांधी ने कहा है कि इस इलाके में 90% काम मुकम्मल हो चुके हैं और बाकी कामों को इंतखाबात के बाद मुकम्मल करने का वादा किया। उन्होंने कहा कि इस कॉलोनी के इर्द गिर्द तालाब होने की वजह से बारिश के मौसम में कॉलोनियों में पानी की फराहमी में अवाम को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता था, लेकिन जेर जमीन ड्रेनेज के कामों को मुकम्मल करके ये मसला हल कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि केसीआर के मंशूर ने गरीब खानदानों को 15 लाख हेल्थ इंश्योरेंस की सहूलत फराहम की है। गांधी ने वजाहत की है कि बीआरएस हुकूमत मंशूर में ऐलान करदा मजीद अवामी फलाही स्कीमों को लागू करने के लिए तैयार है। गांधी ने कहा कि रियासत की तरक्की देखकर अवाम खुश हैं। उन्होंने अवाम से अपील की है कि वो कार के निशान को वोट देकर बीआरएस उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। भाइयों, आप इलेक्शंस आए, हर पार्टी वाले आके हमारे को वोट दो, हम वो करते ये करते बोल के बोले। तेलंगाना हुकूमत 9 साल में जितना भी कर सके लोगों के लिए, चंदानगर डिवीजन के हद तक हमारे एमएलए साहब अरकेपुड़ी गांधी साहब के बदौलत से हम लोग जो पाइपलाइन, छोटे पाइपलाइन 4 इंच 6 इंच के जो पाइपलाइन हैं वो पूरे बदल के 1 फीट पाइपलाइन में बदले, इसलिए कि पब्लिक ज़्यादा हो रही है, अपार्टमेंट बड़ा बड़े अपार्टमेंट हो रहे, इसलिए पाइपलाइन बदलना पड़ा। पाइपलाइन बदले और उसके साथ साथ वाटर लाइन भी दिए, सीसी रोड़ा भी दिए, और जहाँ पे भी इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम थे वहाँ पे ट्रांसफार्मर अपग्रेडेशन करे, और नया ट्रांसफार्मर की जहाँ जहाँ ज़रूरत थी वहाँ ट्रांसफार्मर की नया लगाना हुआ। लेकिन आज जो आके लोग हमारे को वोट दो बोल के पूछ रहे, वो सही बात नहीं है। जो काम करे उन लोगों को, जो काम कर रहे हैं उन लोगों को देख के उन लोगों को वोट देना बोल के हमारी गुजारिश है। क्योंकि केसीआर साहब के हुकूमत में माइनॉरिटीज़ के लिए वन साइडेड करे केसीआर साहब, इसीलिए जो भी है केसीआर साहब के साथ रहना। आज लोग आके भटका रहे, कृपया लोग इसके बारे में सोचना। कांग्रेस गवर्नमेंट कितने की बार माइनॉरिटीज़ को हाथ दी, बाबरी मस्जिद के मामले में रहने दो, कैसा भी रहने दो, और सालार ओवैसी साहब भी उन्होंने भी बोल दिए कि टीआरएस के साथ रहना बोल के लोगों को, इसलिए आप सब लोग टीआरएस के साथ रह के टीआरएस को वोट देना बोल के हम आप सब लोगों से। हल्के असेंबली कुकटपल्ली में बीआरएस पार्टी की मकबूलियत में रोज अफजों इजाफा देखा जा रहा है और बीआरएस उम्मीदवार एम कृष्णा राव की जानिब से इंतखाबी मुहिम में तेजी पैदा कर दी गई है। चुनाचे रुकन असेंबली हल्के असेंबली कुकटपल्ली वो बीआरएस उम्मीदवार एम कृष्णा राव ने कॉरपोरेटर पी सुरेशा बाबू के हमरा बालाजी नगर डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों में एसोसिएशन के अरकान की जानिब से मुनक़िदा इजलासों में शिरकत की। उन्होंने कहा कि एक जमाना था कि इस इलाके की आवाम को पीने के पानी की किल्लत की वजह से काफी परेशानी थी, लेकिन रियासत में बीआरएस के इख्तियार के बाद वजीर आला केसीआर की क़यादत में 24 घंटे बरकी और पीने के पानी की मौसर सरबराही, सीसी सड़कों जैसी बुनियादी सहूलतें बगैर किसी परेशानी के मुकम्मल की गई हैं। उन्होंने यकीन दिलाया है कि बालाजी नगर में ड्रेनेज के मौजूदा मसले को हल करने की जरूरत है और हम पहले ही मंसूबे के मुताबिक ड्रेनेज का मसला हल कर रहे हैं और मुस्तकबिल में नालियों का मसला नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा कि तालाबों की खूबसूरती के साथ हमने पहले ही तालाब को खूबसूरत बनाया है, हम
शाखी तालाबों को भी खूबसूरत बनाने जा रहे हैं और STP प्लांट्स की तामीर मुकम्मल करके हल्के कुकटपल्ली को एक मिसाली हल्के में तब्दील करेंगे। उन्होंने कुकटपल्ली हल्के की आवाम से जहां से वो मुकाबला कर रहे हैं भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की है। इस मौके पर साबिक कॉरपोरेटर P बापू राव, डिवीजन के सदर प्रभाकर गौड़ के अलावा दीगर मुकामी कायदीन और कारकुनान ने शिरकत की। इस मौके पर बोयनपल्ली में कुकटपल्ली रुकन असेंबली M कृष्णा राव की मौजूदगी में कॉरपोरेटर मदम नरसिम्हा यादव की क़यादत में अंजया नगर से कांग्रेस की सीनियर लीडर कविता ने 400 कांग्रेस कारकुनों के साथ BRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। जारिया तीसरे असेंबली आम इंतखाबात के ज़िमन में आज जिला मुस्तकिर करीमनगर के बल्दी डिवीजन 24 में बूथ नंबर 261 के तहत भारत राष्ट्र समिति के सीनियर अक़लियती क़ायद सैयद नईम उद्दीन की क़यादत में मुकामी BRS कारकुनों ने हल्के असेंबली करीमनगर के भारत राष्ट्र समिति उम्मीदवार व रियासती वज़ीर गंगूला कमलाकर की तायद और हिमायत में मुकामी अवाम से मुलाकात करते हुए 30 नवंबर को होने वाली पोलिंग में BRS के इंतखाबी निशान कार को वोट देकर करीमनगर हल्के से गंगूला कमलाकर को चौथी मर्तबा रियासती असेंबली के लिए मुंतखब करने की पुरजोर अपील की है और कहा कि गुज़िश्ता 3 मियादों के दौरान उन्होंने करीमनगर हल्के की तरक्की और शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए मुतादिद काबिल सताइश इक़दामात किए थे। करीमनगर की तरक्की और अवाम की जरूरियात की तकमील के लिए चौथी मर्तबा गंगूला कमलाकर की कामयाबी शदीद जरूरी हो गई है। इस मौके पर नाहिद मुबीन, समीर हाजी भाई, सलीम तकदीर और दूसरे नौजवान भी मौजूद थे। हल्के असेंबली अंबरपेट के रुकन असेंबली वो BRS उम्मीदवार कालेरू वेंकटेश ने अंबरपेट के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। काबिल अज़ीर रुकन असेंबली के वेंकटेश ने अंबरपेट के पटेल नगर में महाकाली मंदिर में पूजा करने के बाद कायदीन, कारकुनान और खवातीन के साथ पैदल दौरा करके अवाम से मुलाकात करके कार के निशान को वोट देकर उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की है। इस मौके पर उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि अंबरपेट में पिछले 5 सालों में होने वाली तरक्की, फलाही स्कीमात पर अमलावरी को देखकर अंबरपेट की आवाम एक बार फिर BRS को कामयाब बनाएंगे। आलमी यौम तालीम के मौके पर मुल्क के पहले वजीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की खिदमात को खिराज अकीदत पेश करते हुए BRS सीनियर कायद व इंचार्ज हल्का असेंबली मलकपेट मोहम्मद आजम अली ने मुल्क और रियासत तेलंगाना के अवाम को दिली मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि मुल्क और कौम के लिए मौलाना आज़ाद का तालीमी नजरिया हमारी नस्लों के लिए एक कीमती तोहफा है, जिन्होंने हमेशा कौम की तरक्की को तालीम के हुसूल में मुज़म्मिल करार दिया है। आज हिंदुस्तान की तारीख़ का एक यादगार दिन है। आज 11 नवंबर हमारे हिंदुस्तान के पहले एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब की सालगिरह है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब 11 नवंबर 1888 में पैदा हुए थे और हिंदुस्तान की आज़ादी में इनका भी बहुत बड़ा किरदार रह चुका है और हमेशा से इनका ख्वाब यही था कि जिस कौम के हाथ में कलम हो वो कौम कभी बेचार, लाचार, मजबूर नहीं हो सकती। और हिंदुस्तान में इन्होंने अपनी दौरे एजुकेशन मिनिस्टर के तहत काफ़ी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, स्कूल्स इस्टेब्लिश किया और हमारे हिंदुस्तान के नागरिक को एक नए इनकलाब को जागर किया। मैं दिल की गहराइयों से मेरे तमाम हिंदुस्तानियों को आज के इस दिन की मुबारकबाद पेश करता हूँ। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के दिन को आज इंडियन एजुकेशन डे भी है, लिहाजा मैं आप तमाम लोगों से आज के इस एजुकेशन डे की मुबारकबाद देता हूँ। जय हिंद, जय तेलंगाना। आज BRS सीनियर कायद व इंचार्ज हल्का असेंबली मलकपेट मोहम्मद आजम अली ने कहा कि मुख्तलिफ गोशों की जानिब से इंतखाबात के पेश नज़र वज़ीर आला KCR की तर्ज हुक्मरानी पर तनकीदें की जा रही हैं। उन्होंने शहर की बाज़ मोअज़्ज़िज़ हस्तियों को भी ये पैगाम दिया कि वह मुखालिफत में इस कदर अंधे न हो जाएं, क्योंकि उस रात की नई सुबह भी होगी और फिर KCR हुकूमत को इख्तिदार हासिल होगा जब कहीं शर्मिंदगी का सामना ना हो। हल्के असेंबली कारवान के मजलिसी उम्मीदवार कौसर मोयुद्दीन ने कारवान हल्के के मुख्तलिफ इलाकों का पैदल दौरा करके इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। इस दौरान कौसर मोयुद्दीन ने आवाम से मुलाकात करते हुए मजलिस को वोट देकर उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की है।
शहर हैदराबाद की राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन बड़लागुड़ा कॉरपोरेशन के हुदूद में सन सिटी के करीब पटाखों की दुकान में आग लगने का वाकया पेश आया। जराये के मुताबिक ये आग करीब में वाक़ फूड कोर्ट तक तेजी से फैल गई, जिसके बाद फूड कोर्ट में रखा सिलेंडर फट पड़ा और धमाके की आवाज सुनाई दी, जिससे मुकामी अफराद खौफजदा हो गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। आग के शदीद शोलों को देखकर मुकामी अफराद ने फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड के एहलकारों को इस बात की इत्तला दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड के अमले ने वहां पहुंचकर काफी जदोजहद के बाद आग पर काबू पाने में कामयाबी हासिल कर ली। इस वाकये में मजीद 3 दुकानात भी आग की लपेट में आ गईं। समझा जाता है कि शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह है। इस वाकये के वक्त पटाखों की दुकान में कोई भी नहीं था, जिसकी वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और न ही किसी के झुलसने की कोई इत्तला मिली है। अलबत्ता इस वाकये में बड़े पैमाने पर माली नुकसान जरूर हुआ है। आंध्र प्रदेश के जिले नंदियाल में नामालूम गाड़ी की टक्कर से एक तेंदुआ हलाक हो गया। ये वाकया नंदियाल के श्रीसेलम के करीब पेश आया। इस वाकये के मंजर आम पर आते ही सनी पेंट रेंज ऑफिसर नरसिम्हलू की क़यादत में एक टीम फौरी वहां पहुंची। महकमे जंगलात के औहदेदारों ने उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल कर दिया ताकि उसकी मौत की असल वजह मालूम हो सके। बुजुर्ग तेलुगु अदाकार चंद्रा मोहन चल बसे। उनकी उम्र 82 साल थी। उनके खानदानी जराये के मुताबिक उनको दिल के मुतालिक अमराज पर शहर हैदराबाद के एक प्राइवेट अस्पताल में दाखिल करवाया गया था, जहां उन्होंने इलाज के दौरान हफ्ते की सुबह आखिरी सांस ली। चंद्रा मोहन की पैदाइश 23 मई 1943 को मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के जिले कृष्णा में हुई थी। उन्होंने 1966 में तेलुगु फिल्मों में अदाकारी शुरू की। उन्होंने कई तेलुगु फिल्मों में काम किया था। उनके पसमानदगान में बीवी के अलावा 2 दुख्तरान हैं। उनकी आखिरी रसूमात हैदराबाद में पीर को अदा की जाएगी। आंध्र प्रदेश के वजीर आला वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने वाजे किया कि उनकी हुकूमत अक़लियतों के फलाह बहबूद के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने विजयवाड़ा में यौम अक़लियती बहबूद और कौमी यौम तालीम के मौके पर इंदिरा गांधी म्यूनसिपल स्टेडियम में मुल्क के पहले वजीर तालीम भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आजाद की यौम पैदाइश की तकारीब में शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वाईएसआर कांग्रेस हुकूमत ने अक़लियतों की तरक्की को तरजीह दी है। पिछली हुकूमत में तेलुगु देशम ने अक़लियतों को नजरअंदाज किया था। उन्होंने कहा कि नायब वज़ीर आला का ओहदा मुसलमान को देकर उनकी हुकूमत अक़लियतों का एहतराम कर रही है। उन्होंने याद दहानी करवाई कि उनके वालिद व मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला अनजानी वाईएस राजशेखर रेड्डी ने मुसलमानों के लिए 5% रिजर्वेशन को यकीनी बनाया था। जगन, जो हुक्मरान जमात वाईएसआर कांग्रेस के सरबराह भी हैं, ने जोर देते हुए कहा है कि उनकी पार्टी के 4 अरकान असेंबली अक़लियती तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। अक़लियतों को उनकी वजारत में मुनासिब मुकाम दिया गया है। न सिर्फ बल्कि उनकी पार्टी ने मुस्लिम खातून ज़किया खानम को कानून साज कौंसिल की नायब सदरनशीन बनने का मौका भी फराहम किया। उन्होंने कहा कि तमाम शोबों में उनकी हुकूमत ने 2019 से अक़लियतों के मुफाद में कई काम किए। ये हुकूमत हर गरीब की फलाह बहबूद के लिए काम कर रही है। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।